नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नफ्स टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। देश और प्रदेश की सियासत इन दिनों राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर गरमाई है। बीजेपी ने सुदूर आदिवासी अंचल की महिला नेत्री द्रौपदी मुर्मू पर दांव खेलकर सियासी चाल बदल दी है। यह फैसला भाजपा हाईकमान का था, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस लकीर को लंबा खींच दिया है। मध्य प्रदेश में ट्राइबल इस बहाने बड़ा मुद्दा बन गया है। भोपाल पहुंची द्रौपदी मुर्मू का मुख्यमंत्री और बीजेपी ने जिस अंदाज में स्वागत किया है, वो बताने के लिए काफी है कि पार्टी के एजेंडे में राष्ट्रपति के चुनाव से बड़ा मुद्दा आदिवासी महिला को प्रत्याशी बनाए जाने का हो गया है। पिछले कुछ दिनों में आदिवासी कार्ड के भरोसे सियासी दांव खेलकर बीजेपी को एक नया मुद्दा मिल गया है। ट्राइबल पर यह ट्रस्ट बीजेपी का कितना भला कर पाएगा, आदिवासियों का इससे कितना जुड़ाव होगा, अगले विधानसभा चुनाव में कितना महत्व होगा, इन्हीं सारी मुद्दे को लेकर बिग डिबेट करने जा रहे हैं। चर्चा को विस्तार दें, मिलें आज के पैनल से, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में सरकारें कोई भी रही हो, लेकिन देश में सियासत गांव गरीब किसानों के इर्द गिर्द ही होती रही है। इसमें आदिवासी धड़ा काफी अहम भूमिका रखता है और इन दिनों भी देश का सियासत मौसम भी कुछ यही कह रहा है। देश ही नहीं, मध्य प्रदेश की सियासत में भी इन दिनों आदिवासी बड़ा मुद्दा है। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भोपाल पहुंची। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू का मध्य प्रदेश के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। वो एनडीए की उम्मीदवार है और इस दौरान स्टेज हैंगर पर आदिवासी ढोल मादल के साथ उनकी अगवानी की गई। और एनडीए की जो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं वो मुर्मू जी, वो आ रही हैं भोपाल, स्वागत है उनका। लेकिन एक उनसे अपील है हमारी, जैसी कल यशवंत सिन्हा जी ने भी कहा था कि वो प्रेस से भी मिलें और अपनी बात रखें। वहीं आदिवासियों को लेकर शुरू हुई सियासत फिलहाल देश में थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और कांग्रेस आदिवासी हितैषी होने का दावा कर रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हालात की बात की जाए तो आदिवासियों के हालात सूबे में छिपे नहीं है। नजर डालें तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हालातों पर, तो आजादी के बाद से आदिवासी वर्ग का क्या हाल है। मध्य प्रदेश में फिलहाल 31 परियोजनाएं हैं जो कि करीब 2015 से बंद है। इनमें संग्रहालय भी पेंडिंग है। विभागों में अजजा के बैकलॉग के 30,000 पद खाली पड़े हैं। प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई में 30 बार सरकारी वकील पहुंचे ही नहीं। 10 राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक संग्रहालय बनना था। पीएम झारखंड के संग्रहालय का उद्घाटन कर चुके हैं और मध्य प्रदेश में ये 5 साल से बन रहा है। केंद्र सरकार से मिला पैसा खर्च ही नहीं हुआ। अभी 500 करोड़ रुपए राज्य सरकार के पास पड़े हैं। आदिवासियों के लिए 31 परियोजनाएं बनी। ये 2015-16 से बंद है। मध्य प्रदेश में 2015 से अभी तक अजजा के विकास के लिए मिला 5,000 करोड़ रुपए बजट लैप्स हो चुका है। आदिवासियों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रदेश में 107 वनधन केंद्रों की स्थापना की। आदिवासियों को साहूकारों के शोषण से बचाने और विकास के लिए 89 विकास खंडों में पैसा एक्ट लागू किया। शहरी आदिवासियों में बढ़ते कुपोषण पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने उन्हें सब्जी, फल, दूध के लिए हर महीने 1,000 रुपए देने की घोषणा की। आदिवासी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और दूसरे राज्यों में पढ़ाई का पैसा सरकार देगी। बहरहाल द्रौपदी मुर्मू के जरिए बीजेपी ने आदिवासियों को लुभाने के लिए बड़ा कार्ड खेल दिया है और इस कार्ड के जरिए कहीं न कहीं बीजेपी की निगाहें 2023 और 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर ही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आदिवासियों को आगे लाने की बात का दावा करने वाली भाजपा आने वाले समय में आदिवासियों को कितना लाभ दिला पाती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता उमेश शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता हैं अपराजिता पांडे जी, स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल साहब, आपका भी स्वागत है स्टूडियो में। चर्चा शुरू करते हैं और पहला सवाल जो है करते हैं बीजेपी के हमारे साथ उमेश शर्मा जी हैं। उमेश जी, आपको आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहा हूं। जी उमेश जी, आज जिस तरह से बीजेपी के नेता जो है
कमलनाथ और दूसरे नेताओं के घर, कांग्रेस के बड़े नेताओं के घर पहुंचे हैं। क्या लगता है किस तरह का गणित है कि कल जिस तरह का आरोप लगा और आज जिस तरह से बीजेपी के नेता उनसे अपील करने पहुंच गए? नहीं, मुझे लग रहा है कि इसमें गणित जैसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस पावन लोकतंत्र की गौरवशाली परंपराओं का निर्वहन कर रही है और हम चाहते हैं कि पहली बार विश्व इस बात को देख रहा है कि भारत जैसे विराटतम देश के अंदर अगर राष्ट्रपति के लिए एक जनजाति वर्ग की महिला को आगे बढ़ाया जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि यह समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का उत्थान है। और आज पूरे भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक हर्षित है, विशेष करके जनजाति वर्ग के बंधु बहनों को बहुत हर्ष का वातावरण है। और भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो हमारा वैचारिक अधिष्ठान था, उस वैचारिक अधिष्ठान में यह था कि अंत्योदय, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का उदय होना चाहिए। और आज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक अद्भुत निर्णय लिया है और जनजाति वर्ग में भी महिला, तो मुझे लग रहा है कि ये हम सबके लिए बहुत गौरवशाली क्षण है और इस गौरवशाली क्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत आनंदित है। हम चाहते हैं कि एक सदाशयता का वातावरण निर्माण हो। हम चाहते हैं कि राजनीतिक मतभिन्नता से ऊपर उठकर जनजाति वर्ग की महिला को पहली बार महामहिम के लिए नामांकित करा गया प्रत्याशी के रूप में। तो सभी राजनीतिक दलों को एक साथ एकजुटता के साथ एक स्वर में, संवेद स्वर में यह बोलना चाहिए कि भारतवर्ष में समाज का जो अंतिम तबका है, जो जनजाति वर्ग है, वो जनजाति वर्ग को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहा है तो हम सब उनके साथ खड़े होंगे और हम अपने राजनीतिक उत्तरदायित्व का परिपालन कर रहे हैं। बहुत विनयशीलता के साथ हम कांग्रेस के मित्रों और वरिष्ठ नेताओं के यहाँ भी जा रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी से आग्रह करा, माननीय दिग्विजय सिंह जी से आग्रह करा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो लोग तय करे गए हैं, उन तय करे हुए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी के विधायकों से भी 1-to-1 चर्चा करने का प्रयास करा। तो हम चाहते हैं कि चौतरफा रूप से द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन प्राप्त हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयत्नशील। उमेश जी, मैंने कहा कि जो गणित था वो तो आप जानते हैं कि किस तरह से सभी जगह से जो आपको पूरा हो गया है, लेकिन इसके बाद इस तरह की आज जो दिखावा हुआ है, इस पे सवाल नहीं, इसको दिखावा मत मानिए आप। हम एकजुटता का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि स्वरों में संवेद भाव प्रकट हो। हम चाहते हैं कि इस अवसर पर अगर भारतवर्ष ये एक अप्रिम उदाहरण प्रस्तुत करे कि जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए न केवल सत्ता पक्ष के लोगों ने अपितु विपक्ष के लोगों ने भी कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर साथ खड़े हुए। इस बात का प्रयास करना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और हम उस लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करते हुए बहुत विनयशील भाव के साथ अन्य राजनीतिक दलों के मित्रों से भी आग्रह कर रहे हैं कि हमने एक सर्वोत्तम चेहरा प्रस्तुत करा है और सर्वोत्तम इस दृष्टि से कि वो जनजाति वर्ग से आता है, सर्वोत्तम इस दृष्टि से कि उनका अपना एक प्रशासनिक अनुभव है और सर्वोत्तम इस दृष्टि से कि वो समाज की अंतिम पंक्ति का चेहरा है। बिल्कुल, आपने कहा कि हम जानते हैं कि हमारे पास बहुमत है। हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव में विजयश्री प्राप्त करेंगी। जो विधायकों और सांसदों का मतमूल्य निकल कर आ रहा है वो मतमूल्य बहुमत से भी बहुत ज्यादा है, पर हम चाहते हैं कि बहुमत के बजाय इसमें सर्वसम्मति का एक वातावरण निर्माण करा जाए। यद्यपि ये बहुत कठिन होता है, असाध्य भी होता है और असंभव भी होता है, पर असंभव है, असाध्य है, कठिन है, इसलिए प्रयास न करा जाए ये भी ठीक नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर प्रयास बिल्कुल, आपने कहा बहुत सारी बातें कही कि बहुत प्रयास भी कर रहे हैं, कई आरोप भी लग रहे हैं, कई जगह दावे भी हो रहे हैं, लेकिन अपराजिता जी, आपसे एक छोटा सा ये सवाल है कि कल जिस तरह से एक पूरा घटनाक्रम हुआ था, आरोप लग रहे थे, यही सवाल है मेरा कि आज वो आपके द्वार पे हैं, आपके नेताओं के द्वार पे हैं, क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत है मध्य प्रदेश की धरती पर, भोपाल की धरती पर। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि शर्मा जी ने गांधी जी को कोट किया, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार का रवैया रहा है हमारे फ्रीडम फाइटर्स और स्पेसिफिकली गांधी जी के लिए। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी उनको लगता है कि इससे हमें कोई लाभ हो सकता है तो वो महात्मा गांधी जी की बात से शुरू करते हैं। बट ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने आज महात्मा गांधी जी की बात से शुरू किया। अब देखिए, ये सिर्फ एक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, ये एक बड़ी लड़ाई है। ये लोकतंत्र के लिए लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की, लोकतंत्र के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। आज आप देखिए किस प्रकार मध्य प्रदेश में हम बैठे हैं, सबसे ज्यादा आदिवासी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में, हम उस स्टेट में बैठे हैं। क्या इस राज्य से नहीं चुनी जा सकती थी राष्ट्रपति की कैंडिडेट? चलिए ये हम असाइड अगर रख भी दें, जिस प्रकार से आपने देखा उमंग सिंघार जी ने स्पष्टीकरण कर दिया कि प्रलोभन दिया जा रहा है क्रॉस वोटिंग का।
तो इस प्रकार से जो चीज़ें होती हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है, क्योंकि उन्हें लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की, भारत के लोगों की कोई फिक्र नहीं है। आज मुझे बहुत बुरा लगता है, आप देखते हैं लगातार आदिवासियों पर आदिवासी अधिकार का हनन, आदिवासियों पे अत्याचार लगातार होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में अनेक घटनाएं हैं। इसी महीने की बात कर ले तो आप गुना देख लें, आप कहीं भी देख लें, कितनी घटनाएं हो रही। मुझे समझ नहीं आती भारतीय जनता पार्टी की ये असंवेदनहीन चुप्पी, ये किस प्रकार की बात है कि आप आदिवासियों के लिए एक तरफ सिर्फ बात करना चाहते हैं, वोट मांगना चाहते हैं, और आप आदिवासियों के लिए कुछ करना नहीं चाहते। जैसा कि आपने कहा, आदिवासी बजट तक अभी तक यूज नहीं हुआ है, लगातार आप उसको स्लैश करते जाते हैं। आप आदिवासियों के लिए सिर्फ बातें करते हैं, बट उनके विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं करते। मुर्मू जी से भी मेरा एक ही विनम्र निवेदन, अपील है कि आप लोगों के लिए काम करिए। आप अपने क्षेत्र में अभी तक बिजली नहीं ला पाए हैं, आप अपने क्षेत्र के लिए काम करिए, आदिवासियों के लिए काम करिए। जब प्रधानमंत्री मोदी जी आपके नॉमिनेशन पेपर्स देते हैं तो ये भारत की जनता को क्या संदेश देता है? देखिए, प्रेसिडेंशियल पोस्ट कोई मामूली पोस्ट नहीं है, वो एक नैतिकता के आधार पे पोस्ट है। वो जो संविधान में, लोकतंत्र में उस पोस्ट को बनाया गया है कि वो गलत चीजों पे, जो हमारी एक व्यवस्था है, तो जब गलत चीजों हो उस पे अंकुश लगा सके। आपने कभी भी देखा है कि कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो, राष्ट्रपति का कैंडिडेट हो, उसके लिए प्रधानमंत्री खुद नॉमिनेशन पेपर्स दे रहे हैं? द्रौपदी मुर्मू जी खुद अपने नॉमिनेशन पेपर्स दे सकती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि उनको अब भारत देश की जनता को भ्रमित करने के अलावा भी कुछ कार्य करने चाहिए सही दिशा में। आप सही मैसेज दीजिए, आदिवासियों के लिए सच्ची में काम करिए और राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाइए कि आदिवासियों की आज आदिवासियों की पोजीशन जो है, मध्य प्रदेश की ही बात कर लें और भारत देश में, उनके लिए कुछ सुधार हो, वो कार्य करें। बिल्कुल, बहुत सारे आदिवासियों का स्तर सुधरना चाहिए। बहुत सारी बातें आपने कही। अजय बुकिल जी, सवाल यह है कि 2 दिन से आप लगातार देख रहे हैं बीजेपी का कल क्या रवैया था, आज क्या रवैया है, पूरा जो है क्या एक ट्राइबल कार्ड को लेकर पूरी बातचीत हो रही है क्या? जी, निश्चित रूप से इस पूरे जो मामले के दो पहलू हैं। पहला तो एक प्रतीकात्मक, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित करके बीजेपी ने एक ट्राइबल कार्ड तो चला ही चला है, ये राजनीतिक चाल है। इसके अलावा दूसरा जो उनका जो लॉन्ग टर्म बीजेपी क्या बल्कि आरएसएस का जो उद्देश्य है वो दूसरा है। इस देश के अंदर आदिवासी आबादी करीब 10 करोड़ से ज़्यादा है, अकेले मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ है। तो उनमें से करीबन 5% आदिवासी कन्वर्ट हो चुके हैं, जो ईसाई बन चुके हैं या और किसी और धर्म में जा चुके हैं। 5% आदिवासी ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में एनिमिस्ट कहते हैं। अब 90% पॉपुलेशन वो है आदिवासियों की जिसके पर सारी मेहनत की जा रही है कि वो हिंदू धर्म से जुड़ी रहे। कैसे? इनमें से बहुत से लोग हिंदू, पूरी तरह हिंदू ना भी हों तो भी सबसे निकटतम उनका धर्म कोई अगर हो सकता है तो हिंदू है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हिंदू धर्म और आदिवासी वर्षों से साथ में रहते चले आ रहे हैं, हजारों साल से चले आ रहे हैं। तो उस हिंदू पॉपुलेशन को, आदिवासी पॉपुलेशन को हिंदू धर्म से जोड़े रखने की कवायद दूसरे किसी भी पार्टी ने अभी तक, जो कांग्रेस लंबे समय सत्ता में रही, किसी आदिवासी को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनाने की कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री की बात ही अलग है। तो ये भी प्रतीकात्मकता ये भी है कि पहली बार हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो इसका एक मैसेज जाएगा। अगर मध्य प्रदेश की बात हम करें तो मध्य प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ आदिवासी हैं, वोटर हैं, और 47 सीटें विधानसभा की आदिवासी हैं। पिछले, आपको याद होगा, 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अधिकांश आदिवासी सीटों पर हार गई थी और वो कांग्रेस को मिली थी, जिसके कारण कांग्रेस किसी तरह सत्ता में आ पाई। तो बीजेपी की सारी कोशिश ये है कि जो बाहरी दिखावा भी कह लें या उनको जोड़ने का भावना तो मुझे कोशिश कह लें, एक सामाजिक समरसता कह लें, कुछ भी, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं इसका, लेकिन अंततः उद्देश्य इसका राजनीतिक और सामाजिक दोनों है। सामाजिक समरसता का नाम भी दे सकते हैं, और जिस तरह की राजनीति की बात आप कर रहे हैं। लेकिन उमेश जी, एक सवाल यह है कि आदिवासी महिला को एक टिकट दिया गया, पहली बार दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश हमेशा देखो एक कदम आगे बढ़ के जिस तरह से उन्होंने एक इवेंट में तब्दील कर दिया, उससे कहीं कहीं लगता है कि कहीं पूरी तैयारी जो होती है वो अगले चुनाव को लेकर की जा रही है। नहीं, चुनाव को लेकर नहीं है। आप इसको हमारे आनंद की अभिव्यक्ति का नाम दे सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश की धमनियों के अंदर उत्सव धर्मिता है। आप हमारे उत्सव धर्मी स्वभाव के ऊपर उसको विशेषित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये केवल इवेंट मात्र नहीं है, ये हमारा आनंद है, ये हमारा उल्लास है, ये हमारा आह्लाद है जिसको हमने प्रकट करा है, और हम इस बात की प्रसन्नता को जोर जोर से प्रचारित कर रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने ये जो निर्णय लिया है, इस नेतृत्व को लेकर मध्य प्रदेश राज्य की भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ज्यादा हर्षित है और बहुत ज्यादा उल्लासित है। और पहली बार जनजाति वर्ग की एक महिला जो है वो महामहिम के पद पर पदारूढ़ होने जा रही है। तो इतने बड़े पदारूढ़ होने के समारोह के प्रारंभिक क्षण जो है या जो पूर्वार्ध काल जो है, उस पूर्वार्ध काल में मुझे लग रहा है कि यह अंतिम राज्य था जिसका दौरा उन्होंने किया। एक राज्य में वो संभवतः बरसात के कारण नहीं जा पाई है, हो सकता है कि 17 को अगर मौसम की अनुकूलता बनेगी तो वहां जा पाएंगी, पर अगर वो मध्य प्रदेश में आई है तो मध्य प्रदेश में जैसा अजय भाई साहब ने कहा है कि लगभग 1.5 करोड़ की आबादी जो है वो जनजाति वर्ग से आती है। तो इतना बड़ा कुनबा, इतना बड़ा परिवार आदिवासी और जनजाति समाज का है, तो वहां पर तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के हर्ष की निर्मित होना तय थी और अवश्यंभावी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करा है, अपितु उसके साथ समाज का प्रत्येक वर्ग यहाँ पर खड़ा हुआ है जो द्रौपदी मुर्मू जी के आने से आनंदित है और उल्लासित है, और उन्होंने अपने हर्ष का प्रकटीकरण करा है। जी अपराजिता जी, एक ये बात थी कि क्या आपने कहा कि आपने भी स्वागत किया है, बिल्कुल महिला हैं, आदिवासी वर्ग से हैं, लेकिन क्या अब कांग्रेस पूरे मसले पे उलझ के रह गई है पूरी? देखिए, मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जब भाजपा के लोग कहते हैं प्रसन्नता है, भाई किस बात की प्रसन्नता है आपको कि लगातार मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 स्टेट है, आदिवासी शोषण हनन में नंबर 1 स्टेट है, इस बात की प्रसन्नता है आपको? 17 साल से भाजपा ने किया क्या है? जाहिर है हम देख रहे हैं कि बजट एलोकेशन किस प्रकार से लगातार कम किया जाता है, और जो बजट एलोकेशन है वो तो यूज ही नहीं किया गया। आज आदिवासी एरियाज में जो शेड्यूल्ड एरियाज कहा जाता है, ना उसमें शिक्षक हैं, ना उसमें प्रॉपर शिक्षा हो रही है। जिस प्रकार से हम देखते हैं, जहां जब से अतिवृष्टि शुरू हुई है, वर्षा शुरू हुई है, वहां पे आप देख रहे हैं आदिवासी इलाकों में किस प्रकार से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं आदिवासी। कहीं पुल नहीं है, कहीं आपने पुलिया बनाई तो वो टूट गई, पुल टूट गई। इस प्रकार से तो आप आदिवासियों के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चीज एक इवेंट मैनेजमेंट होती है, हर चीज। मैं तो यही कहना चाहती हूं, जैसे यशवंत सिन्हा जी पूरे देश में जा रहे हैं, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, मेरा द्रौपदी मुर्मू जी से भी यही अपील है, यही विनम्र निवेदन है, आग्रह करती हूं कि वो भी प्रेस से बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाएं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें बात क्यों नहीं करने देती? उन्हें अपने नॉमिनेशन पेपर्स खुद नहीं देने देती, उनको बात नहीं करने देती। आखिर क्या डर है भारतीय जनता पार्टी को? वो खुद अपनी बात कहने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। वो आदिवासियों के लिए क्या करना चाहती है, उनका क्या विजन है, ये आज मध्य प्रदेश की जनता और भारत की जनता जानना चाहती है कि आखिर वो किसको राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुन रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है, और जो वो हमेशा किसी, जो आपने खुद कहा कि हर चीज एक इवेंट बन के रह जाती है, पर उसके लिए कोई कार्य नहीं होता, उसके लिए कोई ठोस कार्य होगा तो ही भारत की जनता देखेगी। और मैंने कहा ये एक बहुत अहम पद है और ये एक बड़ी लड़ाई है, क्योंकि ये लोकतंत्र की लड़ाई है, और जिसको हमको एक बहुत ही संवेदनशील तरीके से उसके लिए आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल। अजय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे आप कई बार इस तरह के उम्मीदवारों से मिले हैं, आपको लगता है कि मुर्मू मैडम को भी बातचीत करनी चाहिए थी? निश्चित रूप से उनको बातचीत करने में बुराई नहीं है। अगर वो राज्यपाल रही है झारखंड के लंबे समय तक तो बात कर सकती हैं। अब ये पार्टी की कोई रणनीति होगी कि उनको बात न करने दिया जाए, या उन्होंने खुद तय किया होगा कि अभी वो चूंकि राष्ट्रपति को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते नहीं है तो इसकी शुरुआत उन्होंने अभी से कर दी हो, ये भी हो सकता है। तो खैर इसके पीछे कारण क्या मैं नहीं जानता। लेकिन जहाँ तक यशवंत सिन्हा की बात है, तो यशवंत सिन्हा हालांकि वो जीतेंगे नहीं, ये तो खुद भी जानते हैं, क्योंकि सारा अंकगणित जो है वो वोट वैल्यू का बीजेपी के पक्ष में झुक चुका है। तो चुनाव अब लगभग औपचारिक है। कांग्रेस जिस चीज़ को मुद्दा बना रही है, यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र की रक्षा करने वाला राष्ट्रपति चाहिए और रबर स्टैम्प नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को कहने का नैतिक अधिकार इसलिए नहीं है कि फखरुद्दीन अली अहमद जैसे बड़ा रबर स्टैम्प राष्ट्रपति शायद इस देश में अभी तक दूसरा कोई हुआ नहीं जिसने इमरजेंसी में दस्तखत किए। इंदिरा गांधी जी ने उनसे दस्तखत करवा लिए थे। तो ऐसी स्थिति ना बने। निश्चित रूप से राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति देश का संरक्षक होता है, संविधान का संरक्षक होता है। अजय जी, लखन घनघोरिया जी जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं। 1 मिनट प्रजाति। लखन जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी। लखन जी, आज जिस तरह से देखा कि जो द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत किया गया, और कल किस तरह से कांग्रेस का आरोप प्रत्यारोप थे, इस पे आपका एक जवाब लेना चाहेंगे? जी बता। ये तो चुनाव की अपनी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुर्मू जी को अपना प्रत्याशी बनाया है
और उनका अपना तर्क होगा, लेकिन जो यथार्थ है ना, देश का यथार्थ है कि ये संघ या भारतीय जनता पार्टी कभी SC ST इनकी पक्षधर नहीं रही है। और यही कारण है कि अपनी ये छाप मिटाने के लिए मुर्मू जी को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है। निधीकरण इनकी एक स्ट्रेटजी है, जिसके कारण आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, पूरा प्राइवेटीकरण करके। तो ये तो कभी भी SC ST की हिमायती रहे नहीं, है ना। तो ये पूरा देश भी जानता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे पैनल से जुड़े आप। उमेश जी, जी सभी एक बात कह रहे हैं कि इसके पहले आदिवासियों की इतनी चिंता नहीं हुई, अभी आदिवासियों की चिंता कुछ ज्यादा हो रही है। नहीं, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की धूम पे लात धरा गई है और ये जो ऐतिहासिक निर्णय करा गया है कि जिसको सारा विश्व स्तुत्य भाव से देख रहा है कि भारत जैसे 125 करोड़ आबादी वाले एक विशालतम राष्ट्र के अंदर एक जनजाति वर्ग की महिला राष्ट्रपति के पद पर पदारूढ़ होने जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी के मित्रों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है और ये जमीन खिसकने के कारण इनकी जो प्रतिक्रिया है, मुझे लग रहा है कि वो मान्य परंपराओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। महामहिम जैसा जो पद होता है, उसके जो दोनों दलों के प्रत्याशी होते हैं, पक्ष के भी और विपक्ष के भी, वो दोनों ही समान रूप से सम्मानित होते हैं, क्योंकि अंततः निर्णय उन दोनों में से होगा और एक आने वाले समय में महामहिम के रूप में निरूपित होगा। पर जिस तरह के बयान मुझे दिए जा रहे हैं, सुनने में आ रहे कांग्रेस के मित्रों को, वो आश्चर्यजनक और हैरत में डालने वाले बयान है। और जिस प्रकार का कल प्रोपोगंडा उमंग सिंघार को आगे खड़ा करके करा गया था, जिस तरह का प्रोपोगंडा पांचीलाल मेड़ा जी को खड़ा करके करा गया था, उमंग सिंघार जी की विश्वसनीयता क्या है, उमंग सिंघार जी की राजनीतिक साख क्या है? ये उमंग सिंघार तो एक समय कहते थे कि दिग्विजय सिंह से बड़ा रेत माफिया कोई नहीं है। ये वही उमंग सिंघार है जो कहता था कि दिग्विजय सिंह जी से बड़ा शराब माफिया कोई नहीं है। ये वही उमंग सिंघार है कि जिनके बंगलों पे मर्मांतक वेदना से घुटी हुई बच्चियां फांसी के फंदे पर लटक कर मारी गई है। ये लोग हमको इस बात का सबक सिखाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को क्या आवश्यकता पड़ गई कि पांचीलाल मीणा को मंत्री पद का ऑफर दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी को क्या ऐसी व्यवस्था आ गई कि 50 लाख का ऑफर हम उमंग सिंघार जी को देंगे? हमको तो उमेश जी, उमेश जी इस बात, भारतीय जनता पार्टी को जहां ऑफर की बात होती है, काफी उमेश जी इस बात की जरूर जांच होनी चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या थी। पार्टी पर्याय बन गई है ऑफर देने सच्चाई की जांच होना चाहिए। अरे आप तो फोन टैपिंग में माहिर हैं, कर लीजिए ना फोन टैप, पता करिए कौन प्रलोभन दे रहा है, उस पर कार्रवाई कीजिए। आप तो माहिर है ना ये सब चीजें करने में, भारतीय जनता पार्टी तो माहिर है ये सब चीजें करने में। ये कोई पहली बार थोड़ी ना है कि आप पे ये आरोप लग रहा है, हर प्रदेश में आपने यही तो किया है। क्या विश्वसनीयता आपकी रह गई है भारतीय जनता पार्टी की, बताइए मुझे। कौन सा भारतीय जनता पार्टी के कारण भारत को सर झुकाना पड़ा, भारत को माफी मांगनी पड़ी विश्व पटल में, क्या विश्वसनीयता रह गई भारतीय जनता पार्टी की? उमेश जी, लज्जाजनक राजनीति है, शर्मनाक राजनीति है। बिल्कुल सही कहा, भारतीय जनता पार्टी की शर्मनाक राजनीति है, बिल्कुल सही कहा। उमेश जी, सत्य को स्वीकारिए। थोड़ा सा सवाल बदलते हैं। सत्य को स्वीकारिए आप लोग। फोन टैपिंग में माहिर है, पता करिए किसने प्रलोभन दिया, उसको कार्रवाई, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। कभी तो नैतिकता से काम लीजिए कि हर जगह यही खरीद फरोख्त की राजनीति करनी है, क्योंकि और तरीके से कुछ हो ही नहीं सकता। और वो भी महामहिम या फिर जैसे मध्य प्रदेश में किया था, कमलनाथ जी की निर्वाचित सरकार को धनबल पे गिराइए, यही स्ट्रैटेजी है भारतीय जनता पार्टी के पास कि इम्पोर्ट फ्रॉम कांग्रेस, खुद के पास कुछ भी नहीं है। एक मिनट, हम लोग चर्चा से थोड़ा सा भटक रहे हैं। एक मिनट, मुद्दे पे लौटते हैं। ये है कि आज चूंकि मुझे एक पॉइंट, हाँ एक मिनट उमेश जी से एक सवाल है कि जिस तरह से अब लगता है पूरा आदिवासियों के, जितने बताया 1.5 करोड़ आदिवासी हैं, उनका इस तरह से सम्मान किया गया और सब कुछ जो दिख रहा है, चुनाव बहुत करीब हैं, करीब जितनी सीटें हैं 30-32 सीटें जो हैं आदिवासी सीटें, उस पर असर डालेगी क्या इस पूरी जो रणनीति है बीजेपी की है? देखिए, स्वाभाविक रूप से एक सत्य तो यह है कि हम राजनीतिक दल है और प्रत्येक राजनीतिक दल जो होता है वो कोई भी निर्णय लेता है तो दूरगामी परिणामों का आकलन करके लेता है। और स्वाभाविक रूप से जब राजनीतिक संगठन या राजनीतिक दल निर्णय लेते हैं तो इस बात की भी चिंता करी जाती है कि इसका लाभ या हानि इस राजनीतिक संगठन में किस प्रकार हो सकती है।
तो भारतीय जनता पार्टी ने भलीभांति सोच समझकर ये निर्णय करा है। पर इस निर्णय के पीछे का जो पहला और पावन उद्देश्य था वह यही था कि जनजाति वर्ग की महिला को सर्वोच्च पद पर पदारूढ़ कराना है। अब इसका राजनीतिक लाभ अगर भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता है तो आप ये मान के चलिएगा कि हमने ये जो लोकतांत्रिक पुण्याई करी थी, उस लोकतांत्रिक पुण्याई का प्रतिफल हमको प्राप्त हुआ। बिल्कुल, आपने अपनी बात को स्वीकारा भी है, बहुत सारी बातें आपने बताई भी है। अपराजिता जी, आपसे सवाल ये है कि उमेश जी ने तो बिल्कुल माना कि हाँ भाई ठीक है, राजनीतिक पार्टी है, किस तरह से हम लोग निर्णय करते हैं। आप ये बताएं कि इसको आप किस तरह से डील करेंगे। आप पूरे मामला बहुत, चूंकि मुद्दा ऐसा है कि इसमें आपको जवाब देना चाहिए कि इस मामले में मध्य प्रदेश में किस तरह से डील करेंगे। वैसे तो देश भर की बात है ये, लेकिन मध्य प्रदेश में इसको कैसे डील करेंगे? देखिए, निजीकरण कर रहे हैं और ट्राइबल कार्ड का नाटक करते हैं। और एक और चीज मैं उमेश जी से मैं तो एक चीज इनकी एक बात का जवाब दे दूं। एविडेंस की बात करते हैं आप उमेश जी, किसी को बिना एविडेंस प्रिवेंटिव डिटेंशन किसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं। जहां एविडेंस नहीं होती वहां पे भी अरेस्ट कर लेते हैं, झूठे केस किसी पे भी डाल देते हैं, झूठे मुकदमे। मैंने आपको सुना, आप धैर्य से सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा क्या है। और अगर आपको विकास करना होता तो मैं आपको बताती हूं, जाइए छिंदवाड़ा, जाइए पाताल लोक जाके देखिए। बात करने से विकास नहीं होता, काम करके दिखाना पड़ता है तो विकास होता है। जाइए छिंदवाड़ा, जाइए देखिए पाताल लोक में किस प्रकार का परिवर्तन आया है, किस प्रकार का विकास हुआ है। क्योंकि कमलनाथ जी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, इवेंट मैनेजमेंट नहीं किया उन्होंने। उनके लिए ट्राइबल्स के लिए उनके दिल में जगह है, आदिवासियों के लिए दिल में जगह है, तो उन्होंने काम करके दिखाया। आपकी तरह इवेंट मैनेजमेंट नहीं करती है कांग्रेस पार्टी, और झूठी बातें आके यहाँ पर नहीं कहती। असत्य बोलना छोड़ दीजिए, आपके साथ आज जनता नहीं है तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाना छोड़ दीजिए कि थोड़ी संवेदनशीलता से लोगों के लिए काम करिए। जी, आपसे जो पूछा गया है आप उसका वो मैं उत्तर दूंगी। सबसे पहले मैं आपकी बात का उत्तर दे रही हूँ, सबसे पहले मैं आपकी बात का उत्तर दे रही हूँ। आपको समझ में आया? तो आप असत्य यहाँ पर आके मत कहा करिए, यहाँ पे आके इतना असत्य मत कहा करिए। बहुत हास्यास्पद है, बहुत हास्यास्पद है। लोग भी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। समय बिल्कुल अब डिबेट का खत्म हो चला है। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात यह है कि जो भी आज मुद्दे डिस्कस हुए हैं, ये 2023 में जरूर इस सबको ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, राजनीतिक पार्टी को, किस तरह से ये कार्ड है, इवेंट है, मुद्दा है, कैसे डील करना है 2023 में करना पड़ेगा। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ बिग डिबेट में। धन्यवाद।